लोग ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद ऋचा सिंह को चुनाव लड़वा रहे हैं। अतीक अहमद से आपका क्या कनेक्शन है? बड़ी स्पष्टता से पूछ रही हूँ मैं कि जब जब उनके करीबियों पर कार्रवाई होती दिखती है तो आप उनके साथ खड़ी हुई दिखती हैं। योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी सांसद थे, 5 बार वो सांसद रह चुके थे उस वक्त भी। क्या समस्या है जो आदमी संसद तक जा सकता है, उसको एक शिक्षण संस्थान में आने क्यों नहीं दिया? आप नाम तक नहीं ले रही अतीक अहमद का। आप मानती है वो गुंडा है? आप कहेंगी क्या? एक बात मुझे बड़ा क्लियरली महिलाएं कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में बड़ा गुंडा राज था। वो आजम खान का भी नाम लेती हैं, वो कई ऐसे लोकल लीडर्स का भी नाम लेती हैं। वो कहती हैं भले अभी बहुत सुरक्षा नहीं हो लेकिन गुंडा राज खत्म हुआ है। 2017 का विधानसभा चुनाव, ऋचा सिंह चुनाव लड़ती हैं। इलाहाबाद, जो उस वक्त इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है, पश्चिम सीट से चुनाव लड़ती हैं, दूसरे नंबर पर रहती हैं। उसके बाद 5 साल क्षेत्र में काम करती है। कोविड के टाइम पे भी काफ़ी एक्टिव रही आप। फिर 2022 विधानसभा चुनाव आया, हमने देखा कि टिकट अमरनाथ मौर्य को मिला। क्या वजह थी? क्या कुछ कन्फ्यूजन हुआ या पार्टी आला कमान को भरोसा नहीं था? क्योंकि मैंने आपके वो पोस्ट भी पढ़े जिसमें आपने लिखा था कि भारी व्यक्ति को टिकट, भाजपाई को टिकट दिया गया, आला कमान मनमानी कर रहा है। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज़ कई आधारों पर निर्णय लेती हैं और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हर निर्णय पे हम लोगों को भरोसा, लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन रखने वाले लोग हैं। तो मैंने उन तक अपनी बात कही और उनका जो भी निर्णय होता वो स्वीकार्य था, वो चाहे पहले का निर्णय होता या बाद का। तो फिर उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया और अब मैं लड़ रही हूँ। अच्छा, तो क्या बात हुई? मतलब क्या कहा ऐसा आपने जिसके बाद टिकट मिल गई, या फॉर्म बी जिसे कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, कि आप बिल्कुल नामांकन के वक्त फॉर्म बी लेकर पहुंची और ये हुआ, मतलब मीम्स भी बने सोशल मीडिया पर कि सपा वाले आपस में ही लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। मैंने अभी कहा भी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब चुनाव में जाती हैं तो बहुत सारे निर्णय समय समय पर लिए जाते हैं। ये वही एक पूरा एक प्रोसीजर था। मुझे लास्ट मिनट मिला और मैंने क्योंकि देखिए, हमारे नेता बहुत डेमोक्रेटिक हैं और वो हम लोगों की बात सुनते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जो है मैंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने जो मुझसे कहा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके स्ट्रगल पर और आपकी आइडियोलॉजी पर मैं आपको ये टिकट दे रहा हूँ और आपको जीत कर आना है। और एक जो ये मानता है कि बच्चे अगस्त में मरते हैं, उस मंत्री से आपको पूरी मजबूती से लड़ना है और उस सीट को जीतना है। तो हम लोग उसी पहले भरोसा नहीं हुआ था उन्हें? क्या नहीं, बिल्कुल उनको भरोसा था। उनको अपने हर कार्यकर्ता पे भरोसा है, चाहे वो कोई भी हो। तो हर कार्यकर्ता पे भरोसा है, तो शायद पहले किसी और पे था। देखिए, ये मैंने अभी कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय होता है और वो निर्णय उनका पहले कुछ था, फिर मुझे मिला तो मैं उसको लड़ रही हूँ। ठीक है, आपने कहा निर्णय होता है। आपको लगता है कि ये जो पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि अब भी हम लोगों के बीच जाते हैं तो हमें कुछ लोग ये भी कहते हुए मिलते हैं कि भैया वहाँ तो आपस में ही लड़ाई थी, वहाँ तो आपस में ही कुछ क्लियर नहीं था। आपको लगता है इस वजह से नुकसान होगा, ये जो कन्फ्यूजन आपके और अमरनाथ मौर्य के बीच? देखिए, ये जो लोग कहने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। उस कन्फ्यूजन को छिपाने के लिए वो विपक्ष पर कन्फ्यूजन का आरोप लगाते हैं, लेकिन असली कन्फ्यूजन तो भारतीय जनता पार्टी खुद के अंदर चल रहा है। किसी को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कौन उनके तरफ से उसका उम्मीदवार है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो अपने नेताओं का साथ छोड़ चुके हैं। किसी को बाबा जी में यकीन नहीं है, तो किसी को डिप्टी सीएम में यकीन नहीं है, किसी को स्वास्थ्य मंत्री जी में यकीन नहीं है। तो ये सारा कन्फ्यूजन भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी इसको आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस बार का 2022 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता भारतीय जनता पार्टी का जो गुमराह करने का तरीका था, उसके जो जुमले थे, उसको वो समझ चुकी है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में और जिस तरीके से 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने काम किया, आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, और जिस तरीके का डेवलपमेंट किया, हम उसको लेकर फिर से जनता के बीच में हैं और जनता फिर से माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है और जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झुट्टी पार्टी है। आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें कही।
इसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने पिछली बार आपको 25,000 वोटों से हराया था। पिछला चुनाव तो विधायकी का ही था, इस बार आप एक सरकार के मंत्री से चुनाव लड़ने जा रही है। इस फाइट को कितना टफ मानती हैं, कैसे उस गैप को कम करेंगे जो पिछली बार इतना ज़्यादा था? देखिए, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा और जनता के बीच से मुझे बहुत स्नेह मिला, लेकिन मैं चुनाव को जीत नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के और जनता को गुमराह करके 2 करोड़ रोज़गार का सपना दिखाया गया था, और जिनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये सपना दिखाया गया था। और जनता से जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की, युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी, ये जिस तरीके के सपने दिखाए गए थे, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्होंने जनता के भरोसे को पूरी तरीके से तोड़ दिया। आज जनता इस बात को समझ चुकी है। और रही मेरी चुनौती की बात, तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव नो डाउट एक चुनौती होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मुझे चुनौती सिद्धार्थनाथ जी से नहीं है, मुझे चुनौती जनता का विश्वास जीतने की है। और मैं उस विश्वास को जीतने के लिए अपना काम कर रही हूँ और जनता के बीच में जाकर वो विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मुकाबला एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट से है, जो कि पैराशूट से आए थे और गुमराह करके उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वो कभी भी विधानसभा में दिखाई नहीं पड़े। अगर आप विधानसभा में लोगों से जाके बात करेंगी तो शायद उनको अपने मंत्री जी की शक्ल भी याद नहीं है, और मंत्री जी को ये नहीं पता है कि शहर पश्चिमी की क्या समस्याएं हैं। उनको ये नहीं पता है कि शहर पश्चिमी में कितने गांव आते हैं और क्या शहरी हिस्सा है। तो ये चुनौती जनता का विश्वास जीतने की है, और उस चुनौती को हम लोग पूरी सजगता से ले रहे हैं और जनता के बीच में उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। रही सिद्धार्थनाथ जी की बात, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भूलवश बन गए हैं, शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं, और शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट का एग्ज़ाम में क्या हाल होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ये तो विपक्षी नेता की बात हो गई। अब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ऋचा सिंह के बारे में जब मैं सुनती हूँ तो हर कोई स्टार्ट करता है छात्र संघ चुनाव से, वो जीतने वाली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 130 साल में पहली बार कोई महिला, किसी लड़की ने छात्र संघ चुनाव जीता था, अध्यक्ष बनी थी। क्या लाइफ है लेकिन आपकी, मतलब क्या पढ़ाई की, फैमिली में कौन कौन है, क्या हिस्ट्री रही है? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ और मेरी फैमिली में सभी लोग एजुकेशन के ही फील्ड में हैं, और मैंने खुद भी एमफिल किया हुआ है। मैं एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ विमेन स्टडीज़ में, नेट हूँ 2 विषय में, इकोनॉमिक्स में और विमेन स्टडीज़ में। मैं इलाहाबाद में पैदा हुई, इलाहाबाद में ही मेरी पूरी स्कूलिंग हुई, कक्षा 1 से 12 तक द्वारिका प्रसाद इंटर कॉलेज में, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एमफिल करने के लिए मैं वर्धा गई और फिर वापस लौट कर आई, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही मैंने एज अ रिसर्च एसोसिएट अपनी नौकरी ज्वाइन की। उसी दौरान पीएचडी में एडमिशन लिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ लगती थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में जब मैं मूव करती थी तो मुझे हमेशा से लगता था, जब छात्र संघ चुनाव होते थे, कि इन चुनावों में लड़कियों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है। और यही सवाल जब मैं लड़कियों के बीच में और छात्रों के बीच में लेकर गई, तो फिर वो होता है ना अल्टीमेटली कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब बनकर दिखाइए। तो मुझसे लोगों ने कहा कि अगर आपको इतना यकीन है तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करती हैं। तो मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, और थोड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में हम लोग 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और मेरे माता पिता हैं। मेरी माँ लास्ट ईयर 1 जनवरी को मुझे छोड़कर चली गई। तो आप बड़ी बहन हैं? मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी? सारे भाई बहनों में। जी हाँ। अच्छा। छात्रा की मुझसे बहुत उम्मीदें थी, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बताना कई बार बेटियों को बहुत ज़रूरी होता है, कि मैं आज जहाँ खड़ी हूँ और मैं लड़ पा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की ताकत के बलबूते लड़ पा रही हूँ। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं राजनीति में जाऊँ, लेकिन जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा, उस दिन से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी माँ का मिला। और शायद वो मेरी चिंता करते करते भी, क्योंकि कई बार आंदोलनों में आपको जेल जाना पड़ता है, और जब एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला या माँ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जेल गई है, तो उसके ऊपर बड़ा, उसको सोसाइटी में बड़ा अजीब फील होता है। उसको फेस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि आंदोलनकारी होना या आंदोलन के लोगों के लिए तो अलग बात है, लेकिन जेल जाना फैमिलीज़ के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और
लास्ट ईयर मैंने उनको खो दिया, लेकिन उनकी प्रेरणा मेरे साथ है, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। ऋचा, मैं अगला सवाल ये करूँगी कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी, लड़की एक अध्यक्ष बनी। आज मैं सुबह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने लड़कियों से बात की और लड़कियां इस बात से बड़ी परेशान है कि आज तक कैंपस में उनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है। हमें लगता है कि जब औरतें राजनीति में आएंगी तो वो लड़कियों की, औरतों की समस्याओं को सुनेंगी, उस पर काम करेगी। इस पर काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का था। मैं जिस साल अध्यक्ष हुई 2015-16 में, मैंने सबसे पहला काम, मैं आपको बता दूं, वॉशरूम पे ही किया था। कैंपस के जितने वॉशरूम थे वो सारे वॉशरूम मैंने ओपन करवाए, क्योंकि लेडीज़ टॉयलेट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर ताला लगा रहता था, जिसको खुलवाने के बाद बताया कि डिपार्टमेंटल वॉशरूम्स तो हैं, वो भी कोई कोई डिपार्टमेंट में है। कैंपस में जैसे लड़कों के लिए एक वॉशरूम है, वैसे लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट बंद है तो उनको वापस घर तक जाना पड़ता है वॉशरूम। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है वहाँ पे, और मैंने डिपार्टमेंटल वॉशरूम्स खुलवाए भी थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये 6 साल पहले की बातें हैं, जब मैं अध्यक्ष हुए मुझे लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गया। तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करवाई थी, उन सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया और हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए। वॉशरूम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वॉशरूम का एक बहुत शानदार इंसिडेंट है कि जिस दिन मैंने अध्यक्ष की शपथ ली और नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर था, तो हम लोग जब गए और गांधी जी की जयंती मना के, और जब मैंने वॉशरूम्स खुलवाना शुरू किए, हर डिपार्टमेंट के सबसे पहले ताले खुलवाए, तो मुझसे ABVP के लोगों ने कहा कि देखिए, लड़कियाँ जब जीतती हैं तो टॉयलेट खुलवाती हैं। तो हम लोगों ने कहा भी, क्योंकि बेसिक ज़रूरत को वो समझते नहीं, क्योंकि छात्रों पर टिप्पणी करना ये उनका बेसिक नेचर है। लेकिन हम लोगों ने इस पे काम किया, पूरे कैंपस को वाईफाई करवाया। मैंने उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी से मैं 6 बसेस लेकर आई थी, और वो बसेस पूरे इलाहाबाद में चलती हैं, और वो स्टूडेंट्स को सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाकर सफ़र करने की उसमें वो है, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि स्टूडेंट 10-20 रुपये बहुत मुश्किल से सेव करता है। तो और कैंपस वाईफाई कराना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन का एक बड़ा आंदोलन चला था, क्योंकि सरकार ने अचानक से, MHRD मिनिस्टर ने उस वक्त ये फैसला ले लिया था कि सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। तो हम लोग ने कहा था कि ऑनलाइन आप कर दीजिए, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प खुले ही रखना होगा, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत ग्रामीण परिवेश से छात्र आते हैं। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे रतनलाल हांगलू जी, उनके ऊपर कई जो है आरोप लगे, और क्योंकि जेंडर के आधार पे भेदभाव करने के भी, और कुछ प्रिविलेज भी उन्होंने ऐसे लिए, और यूनिवर्सिटी के लड़कियां असुरक्षित थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो एक लड़की के ऊपर जो कंस्ट्रक्टर था उसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की, और इसको हम लोग ने चला के पूरा एक मूवमेंट चलाया था। तो कॉन्ट्रैक्टर को तो ब्लैकलिस्ट हमने करवाया ही, साथ ही साथ रतनलाल हांगलू को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो काम किया है, लेकिन 1 साल का समय चूँकि छोटा होता है, तो एक परिपाटी डाली। लेकिन ये बात एकदम सही है कि महिलाएं जहाँ पे भी जाएं, इवन कोई भी, उनको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या समस्याएं हैं, उनसे लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष बनी तो मुझे लगता है कि मेरा काम करना, मैं अध्यक्ष थी उसी साल योगी आदित्यनाथ जी कैंपस में आ रहे थे, और मुझे छोड़कर ABVP के सारे ऑफिस बेरर्स हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक लड़की अध्यक्ष हुई है, इसका मतलब समझो कि अध्यक्ष का पद भी अपने ही पास है। और उन्होंने मेरे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे, एक अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करते हुए उनको कैंपस में बुलाया। उसके प्रति भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट चलाया, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि कैंपस में डेमोक्रेटिक लोगों को आना चाहिए। इस पर भी मेरा ये सवाल था, आप कहती हैं कि कैंपस में डेमोक्रेटिक लोगों को आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी सांसद थे, 5 बार वो सांसद रह चुके थे उस वक्त भी। क्या समस्या है, जो आदमी संसद तक जा सकता है उसको एक शिक्षण संस्थान में आने क्यों नहीं दिया? आप तो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बिलीव करती हैं और प्रोग्रेसिव हैं, सेक्युलर विचारधारा है, तो क्या समस्या है ऐसे आदमी से जो संसद तक जा सकता है, उसको वहाँ क्यों नहीं? वहाँ पे 2 समस्याएं थी। एक तो सबसे पहली जो समस्या थी कि ABVP के लोगों ने ये कोशिश की कि आप पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष को बाईपास कर देंगे। मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया कि किसे बुलाना है, जबकि ये अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। तो मैं पहली महिला अध्यक्ष थी, और मुझे ये इस्टेब्लिश करना था कि आप एक अध्यक्ष अगर महिला है तो आप उसके अधिकारों को बाईपास नहीं कर सकते। तो पहला तो मुझे ये इस्टेब्लिश करना था। और दूसरी बात, जहाँ तक रही योगी आदित्यनाथ जी का सवाल, हम लोग एकदम मानते हैं कि कैंपस में
जो एकेडमिक्स को मानते हों या जो सेकुलर विचारधारा को, एक्सट्रीमिस्ट का स्थान कैंपस में इसलिए नहीं होता क्योंकि कैंपस में हर तरीके के लोग पढ़ते हैं। और जब आप एक अध्यक्ष होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि एक जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है या अंतिम पंक्ति का छात्र है उसके भी किसी तरीके से उसमें किसी तरीके का डर नहीं आना चाहिए या फिर उसको किसी तरीके की भावनाओं को ठेस नहीं लगना चाहिए। हम लोगों का स्पष्ट ये माना था और मैंने उस वक्त कहा भी था कि आप बुलाइए, एमएचआरडी मिनिस्टर को बुला लीजिए, आप किसी एकेडमिशियन को बुला लीजिए, आप किसी साइंटिस्ट को बुला लीजिए। हम तो मानते हैं कैंपस में साइंटिस्ट को आना चाहिए। एक सवाल अब मैं आपके चुनाव से करूंगी। लोग ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद ऋचा सिंह को चुनाव लड़वा रहे हैं। अतीक अहमद से आपका क्या कनेक्शन है? बड़ी स्पष्टता से पूछ रही हूँ मैं कि जब जब उनके करीबियों पर कार्रवाई होती दिखती है तो आप उनके साथ खड़ी हुई दिखती हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार अतीक अहमद के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऋचा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपका सवाल है ये सिद्धार्थनाथ की भाषा है। सिद्धार्थनाथ जी के पास चूँकि डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वो चुनावों को पोलराइज कराना चाहते हैं। आपने जिनका नाम लिया, मेरा उनसे मतलब तो दूर, मुझे लगता है कि जो भी अपराधी हैं वो जेल में हैं और इसको कानून तय करता है कि किसको कहाँ होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि शहर पश्चिमी में दलितों के 300 परिवारों को गिराया गया, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया चकनी रातुल की बस्ती में। मैं वहाँ गई और कई दिनों तक, महीने भर तक हम लोगों ने आंदोलन किया वहाँ पर। प्रधानमंत्री तक बात गई और प्रधानमंत्री को उस कार्रवाई को रुकवाना पड़ा। मैं कटौला की बस्ती में गई जहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड पेंशनर्स लोग रहते हैं और उनके घरों को कुछ मठाधीश और कुछ बाहुबली कब्जा कर रहे थे, जिसमें सिद्धार्थनाथ जी के सत्ता संरक्षित लोग थे। हम लोगों ने उस लड़ाई को भी लड़ा और कोर्ट तक लड़ा और आज सारे घर बच गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना कि किसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के साथ अनुचित कार्रवाई हो रही है तो आप उसमें सवाल उठाते हैं। तो ये कहना कि मैं उनके साथ खड़ी थी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिद्धार्थनाथ जी की भाषा है। लेकिन सिद्धार्थनाथ जी ये नहीं बताते कि कालिंदीपुरम में जो घर कब्जा किया जा रहा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दी है। तो आप सोचिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम खुद घर कब्जा कर रहा हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट उसे नोटिस दे रहा हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जी अपने सत्ता संरक्षित लोगों से घरों को कब्जा करवाने का काम कर रहे हों, तो उनके मुंह से ऐसी भाषाएं अच्छी नहीं लगती हैं। और हम लोग कानून के शासन में भरोसा करने वाले लोग हैं। जो अपराधी हैं वो जेल में हैं और डेमोक्रेटिक। कह रही हैं सिद्धार्थनाथ सिंह के हिस्से के सवाल तो हमारे साथी सिद्धांत ने उनसे किए हैं, कल एक बड़ा विस्तृत इंटरव्यू किया उन्होंने। आप नाम तक नहीं ले रही अतीक अहमद का, आप मानती हैं वो गुंडा है? आप कहेंगी क्या? देखिए, जो भी अपराधी हैं वो जेल में हैं और जिसकी जो जगह है वो कानून तय करता है, उसको लेना चाहिए। देखिए, आप कह रही नाम नहीं ले रही हूँ मैं आपको स्पष्ट ये करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को पोलराइज कराना चाहते हैं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उनका नाम नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग सिर्फ उनका ही नाम लेकर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थनाथ जी की जो पूरी मानसिकता है वो खुद माफिया मानसिकता हो चुकी है। अगर वो माफिया का नाम ना लें तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैं सिद्धार्थनाथ जी को चुनौती देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनका नाम लेना बंद कर दें, माफियाओं का, किसी भी माफिया का नाम लेना बंद कर दें और चुनाव लड़के दिखा दें। और मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप सिद्धार्थनाथ जी की किसी भी मीटिंग को कवर कर लीजिएगा या पिछले दिनों उनके फेसबुक पेज को उठाकर देख लीजिएगा, शार्प शूटर उनके पीछे बैठे रहते हैं। शार्प शूटर जिसका लिस्ट में नाम है, जो कि पुलिस से फरार है, जो शार्प शूटर है वो उनके हर मंच पर मौजूद है। आप उसको आज की भी मीटिंग में देख सकती हैं, कल की मीटिंग में भी देख सकती हैं, इवन योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी देख सकती हैं। जी, आप बता रही हैं आप इलाहाबाद की ही हैं, मतलब मैं तो यूपी से हूँ नहीं, फिर भी मैं जब यहाँ की महिलाओं से बात करती हूँ तो एक बात मुझे बड़ा क्लियरली महिलाएं कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में बड़ा गुंडा राज था। वो आजम खान का भी नाम लेती हैं, वो कई ऐसे लोकल लीडर्स का भी नाम लेती हैं। वो कहती हैं भले अभी बहुत सुरक्षा नहीं हो लेकिन गुंडा राज खत्म हुआ है। इस छवि को कैसे देखिए, अखिलेश यादव जी के राज में एक डेमोक्रेटिक माहौल था। महिलाएं कितनी सुरक्षित थीं इसका आंकड़ा आप एनसीआरबी के आंकड़ों से ले सकती हैं, जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के शासनकाल में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हाथरस की एक बेटी न सिर्फ दुर्व्यवहार का शिकार होती है बल्कि उसको रातों रात मिट्टी का
तेल फूंक कर आप जला देते हैं। मतलब एक दलित बेटी पहले दुर्व्यवहार का शिकार होती है और फिर उसको अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पहले तो वो आरोपों से ही कहते हैं, आरोपों को ही खारिज कर देते हैं कि उसका बलात्कार हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्थिति ये हो गई है कि बेटियों को ये ही सिद्ध करने में काफ़ी समय लग जाता है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि सारे दुर्व्यवहारी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो। अब देखिए ना कि जो लोग किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं उनको ज़मानत मिल जाती है। तो हम ये किस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे बेटियों को जला दिया जाता है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा देखना चाहिए और वो तो खैर नहीं देख पा रही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जनता को सच समझ में आ रहा है। और आप समाजवादी पार्टी ने हमेशा से महिलाओं की उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षाओं के लिए विशेष कार्य किए हैं। चाहे आप 10-90 देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आई जिसमें महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी तक नहीं बतानी पड़ती थी, उसका भी नाम बदल दिया इन्होंने। एम्बुलेंस की सेवा दी गई और वो सेवा गांव-गांव तक पहुंची, जहां पे महिलाएं अगर उनको डिलीवरी की भी ज़रूरत होती थी या किसी भी चीज़ की किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती थी तो ये एम्बुलेंसेस पहुंचती थी। और आज तो ये हाल हो गया है कि एम्बुलेंस के अंदर डीजल ही नहीं, और एम्बुलेंस कर्मी भी यही वही इलाहाबाद है जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी हज़ारों एम्बुलेंस को सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने मेहनत की और उनकी सैलरी को बढ़ाए जाने के बजाय उसको आधा कर दिया गया। तो वेलफेयर स्टेट की कल्पना होती थी, एक संकल्पना के साथ जो है लोकतंत्र चलता है। लेकिन आप पहली बार देख सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसमें शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए, जो जिसके पास है उसको आगे ले जाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर जो जिस स्तर पर अपना जीवन सर्वाइव कर रहा है, आप उसको, उस जीवन को आगे तो नहीं ले जा पा रहे, लेकिन आप उसको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एम्बुलेंस कर्मी हो जिनकी सैलरी 35,000 थी, आपने उसको 10,000 कर दिया। जो आपने शिक्षा मित्रों को उनके जॉब से ही निकाल दिया। कितने हज़ारों लाखों स्टूडेंट ने नौकरी मांगने पर इतनी लाठियां खाई हैं। और मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज़्यादा मुकदमे नौजवानों के ऊपर लिखे गए। मेरे ऊपर 18 मुकदमे। यूनिवर्सिटी के बच्चे बताते हैं कि अखिलेश की सरकार थी तो 44 बार लाठीचार्ज हुआ था हम पर। देखिए, अब अगर आप उनसे पूछें, ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ एक प्रोपोगेंडा था जिसकी पूरी तरीके से भ्रम टूट चुका है। स्टूडेंट्स, ये वही इलाहाबाद है जहाँ पे मोदी जी के जन्मदिन के दिन स्टूडेंट्स ने ताली और थाली बजाई। ये वही इलाहाबाद है जब अभी 1 महीने पहले इलाहाबाद का हज़ारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर खड़ा था और प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा था क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उनके हॉस्टल्स के भीतर घुसकर उनको बटों और बूटों से पीटा है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज्ड हो चुकी है, स्टूडेंट्स भी जान चुके हैं, महिलाएं भी जान चुकी हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। आपके पीछे 3 लोगों की फोटो लगी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, आजम खान, अगर मैं सही हूँ तो। अखिलेश यादव को तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उनसे सवाल भी किया था जब जयप्रदा के ऊपर आजम खान जी ने टिप्पणी की थी, तो अखिलेश यादव जी ने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया था कि पार्टी का स्टैंड पार्टी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन बात जब कोई और सवाल इनसे किया जाए तब ये कह देते हैं कि मेरा व्यक्तिगत मत अलग है, पार्टी का मत अलग है, आप मुझसे मेरा स्टैंड ले लीजिए, पार्टी के बारे में मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। लेकिन जब इन्हें कंडेम करने की या पार्टी के विदन कोई अगर एंटी वुमेन स्टेटमेंट देता है तो कंडेम करने की बात आती है, तो कभी अखिलेश यादव खुल के नहीं कंडेम करते कि नहीं वो बहुत घटिया बात थी, बहुत गलत बात थी। आप जैसे नेताओं से लोग उम्मीद करते हैं कि जब औरतें सामने आ रही हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो आप लोग ऐसे बयान के खिलाफ बोलेंगी, या वो जो बयान था, आज भी लोगों को जब भी सपा के एंटी वुमेन स्टेटमेंट्स को याद करते हैं तो वो स्टेटमेंट याद आता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, या जयप्रदा के ऊपर जो उनके अंडरगारमेंट को लेकर खाकी रंग का पहना है, इसको टिप्पणी की गई थी। कभी हमने नहीं देखा कि पार्टी के विदन जो महिलाएं हैं वो खुलकर इसका विरोध करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो बयानों को तोड़ती मरोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपको सवाल करना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी से लेकर निर्मला सीतारमण जी तक किसी ने भी हाथरस की बेटी पर एक भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रही हूँ, आपका सवाल एकदम सही है कि महिलाओं के खिलाफ किसी तरीके की कोई टिप्पणी
कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना तो की जाए और ना उसे बर्दाश्त किया जाए। लेकिन कई बार बयानों को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हम लोगों के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो खुले रूप से महिलाओं का अपमान करती है। मैं आज ही आपको बता दूं, मैं अपना कैंपेन कर रही थी और मैं अपने कैंपेन के लिए निकली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने मेरी गाड़ी के सामने आके हूटिंग की, मुझे ट्रोल कर अभी मुझे वो फेसबुक पे ट्रोल कर रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से। और उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने की, मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, और ये हज़ारों की संख्या में। और मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खड़े हुए थे 100 मीटर की दूरी पे, लेकिन किसी भी मंत्री के उससे ये आवाज़ नहीं आई कि नहीं, डेमोक्रेटिक माहौल है, 2 प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव, लेकिन इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि जिला प्रशासन खड़े होकर उनका साथ दे रहा था। तो आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वैल्यूज़ तो ये हैं कि वो लोकतंत्र में महिलाएं चुनाव लड़ें, इसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या सिद्धार्थनाथ जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिस तरीके से आज उन्होंने अपने गुंडों को भेजकर मेरी गाड़ी के सामने, और मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया। 5 बजे प्रचार बंद हो रहा था, आज लास्ट डे था प्रचार का, तो प्रचार का समय तो दोनों के लिए निर्धारित था। प्रचार के लिए जो जगह है, और जब कॉन्स्टिट्यूंसी सेम है तो मैं भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करूंगी, लेकिन उसके चलते मेरे साथ जिस तरीके की बदतमीज़ी आज की गई वो भारतीय जनता पार्टी की हताशा और मूल चरित्र था। क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बनी थी तो मेरे साथ यही सेम काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया था, जब मैं सेंट्रल लाइब्रेरी के गेट पर अपने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स की डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। और आज मुझे 7 साल भी बाद वही दिखाई पड़ता है। जब मैं अपने प्रचार के लिए निकलती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता और किराए पे बुलाई भीड़, जिसका नेतृत्व स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर रहे होते हैं, वो एक महिला प्रत्याशी के गाड़ी के सामने अपने गुंडों को भेजकर, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, महिला प्रत्याशी के सामने गुंडों को भेजकर हुटिंग करवाते हैं, अपशब्द बुलवाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि मेरे साथ कोई घटना हो जाए। लेकिन मैंने भी ये तय किया हुआ था और आज भी मैंने तय किया हुआ था। आज भी मुझसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि मैं रास्ते से लौट जाऊं। मैंने वहीं पे ये तय किया कि ये रास्ता जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, तो मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और आज भी मैं प्रचार करती हूँ। उनके हिस्से के सवाल ज़रूर हम उनसे करेंगे और हम करते भी हैं, लगातार करते हैं। आपसे मैं ये उम्मीद करूँ ऋचा जी कि अगर अब एंटी वुमेन कोई स्टेटमेंट दिया गया विद इन समाजवादी पार्टी, तो उतनी ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दिखाते हुए ऋचा सिंह खुलकर उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई और मैं हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी, क्योंकि हम लोगों का ये स्पष्ट मानना है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल है, महिलाओं को लेकर आपका क्या विजन है? आप क्या करेंगी उनके लिए? क्या आप करना चाहती हैं उनके लिए? देखिए, आपने पूछा है, महिलाओं की सुरक्षा हो, ये जिम्मेदारी है और ये कई बार चुनावी नारा भी हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा हो, लड़कियाँ सुरक्षित हों, इसके लिए सोसाइटी को भी बहुत सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को, क्योंकि हम लोगों ने कैंपस में काम किया और मुझे कैंपस में काम करके ये समझ में आया कि आप अगर लड़कों को सेंसिटाइज करें तो उससे माहौल काफ़ी बदलता है। और साथ ही साथ मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कक्षा नर्सरी से लेकर 12th तक स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए मस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को बताया गया है कि दौड़ना नहीं चाहिए, तेज़ नहीं चलना चाहिए। तो कई बार जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनको वो अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो सकती हैं। और साथ तीसरा, उनको उनकी कानूनों से भी अवेयर कराए जाने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कोई भी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इवन ईव टीजिंग भी क्यों ना हो, उसे तत्काल रिपोर्ट करें और तत्काल उसका वहीं खड़े होकर जवाब दें। और ये मेरा मानना है और हम लोग ने काम किया है, काम करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए सोसाइटी में
सेंसिटाइजेशन के साथ साथ आपकी जो कानून व्यवस्था है उसको भी बहुत जवाबदेह बनाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मैं पिछले 5 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ, लड़कियों को अपनी एक एफआईआर कराने में किस तरीके की मुसीबतों को झेलना पड़ता है, ये आप केवल थाने जाकर देख सकती हैं। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ये कहती हैं कि लड़कियों को 6 बजे के बाद थाने नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरत है और कानून को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कानून में बैठे लोग हैं, मैंने भी आपका जैसे जिक्र किया था, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद ही कह रहे हो कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, कई बार आप ये सेट कर देते हैं और घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ताकि आपको कार्रवाई ना करना पड़े या किसी को बचाना पड़े। तो अभी तो लड़कियां पैदा होने के लिए भी लड़ रही हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये माना जाता है कि महिलाओं को तो लड़कियों को तो जन्म लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। लेकिन सोसाइटी चेंज हो रही है और लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने में, और आगे बढ़ाना भी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों को माहौल मिल रहा है। इस माहौल को और बेहतर और हेल्दी किए जाने की ज़रूरत है। तो ये ऋचा सिंह से आपने मेरी बातचीत सुनी। इलाहाबाद के शहर पश्चिम, प्रयागराज के शहर पश्चिम से ये चुनाव लड़ रही हैं और सभी सवाल मैंने किए जो मेरे मन में थे, जो मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे पूछे। जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो उनकी तरफ से जो सवाल सामने आते हैं वो भी मैंने रखने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सोनल है। आप हमारी ये रिपोर्ट प्रयागराज से देख रहे थे। शुक्रिया।